ये तो मैं सुना चुका हूँ कि मैंने वाजदा के खामिन को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। फिर मुझे दोस्त मिला तो हमीद मिला। वो आयशा को चाहता था और उसी को ज़िंदगी का मकसद समझता था। मैं जब कबायली पठानों के खिलाफ लड़ने के लिए गया था तो दिल पर यह खौफ तारी था कि मैं मारा जाऊंगा। मैं पठानों का कैदी हो गया तो मैं समझा कि बस ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो गई है। लेकिन मैं उस बूढ़े पठान के सामने बैठा और उसकी बातें सुनी तो मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी तो यहाँ से शुरू हुई है। ये ना समझे कि मैं बदमाश था या डाकू और चोर उचक्का था और मैं यकलख्त मोमिन बन गया। आपने ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी कि एक डाकू डाका डालकर जंगल में जा रहा था तो उसे कोई सूफी या दरवेश मिल गया। उसने डाकू के साथ ऐसी बातें की कि डाकू मुतासिर हो गया और उसने उसी वक्त तौबा कर ली और घर जाकर तस्बीह हाथ में ली और अल्लाह अल्लाह करने बैठ गया। इसमें कोई शक नहीं कि मैं बुजुर्ग कबायली पठान से मुतासिर हो गया था, लेकिन मैं अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करते हुए भी जिंदगी का ये चैलेंज नहीं भूला था कि मैंने वाजदा तक पहुंचना है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि मैं जब कैद से रिहाई पाकर वापस अपनी बटालियन में आया तो मैंने यूं महसूस किया कि मैं अब कैद हुआ हूँ। पठानों के हाँ तो मैं आज़ाद था। मैंने अपने अंदर घुटन सी महसूस की। मैं इस घुटन को समझता भी था, लेकिन मुझ में इतनी अकल नहीं थी कि मैं कुछ सोच सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ ये हाल था या दिल की ये कैफियत थी कि वापस आते ही पहला काम ये किया कि अपने दोस्त सदाकत को ख़त लिखा कि वो वाजदा के मुतल्लिक कुछ जानता है तो मुझे बताए। ये तो मैं सुना चुका हूँ कि वाजदा का ख़त आया जिसमें उसने साफ लिखा था कि वो चाहती है कि उसके खामिन ने उसके साथ अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो वो उसे साफ करा देगी। उसने मुझे ये भी कहा था कि जहाँ कहीं मुझे मिले आसिफ तो मैं उसको कत्ल कर दूँ। मैं दरअसल दो हिस्सों में बंटता जा रहा था। एक तरफ मुझे कबायली पठान याद आते थे जिन्हें मैंने लड़ते देखा था और उनकी बातें सुनी थी। दूसरी तरफ वाजदा थी जिसकी याद आती तो मैं तड़प उठता और मेरे जहन से निकल ही जाता कि मैं अंग्रेज़ों का गुलाम हूँ और मुझे कबायली पठानों जैसा गैरतमंद होना चाहिए। हकीकत यह है कि मैं अपना ही गुलाम हो गया था। इसे ख्वाहिशों की गुलामी कहते हैं। हम लोग अंग्रेज़ों की गुलामी में खुश थे। इसकी वजह यह है कि अंग्रेज़ों ने हमारे दिलों में ख्वाहिशात पैदा कर दी थी। एक ख्वाहिश ये कि अफसर मुझ पर खुश रहें और मुझे तरक्की मिलती रहे। दूसरी ख्वाहिश ये कि मेरी जेब में इतने पैसे हों कि मैं बाइज्जत ज़िंदगी बसर कर सकूं और मेरे ख़ानदान का वक़ार बढ़े। अंग्रेज़ ने हमारी इन ख्वाहिशात की तकमील में हमें यह तरीका ज़हन नशीन करवा दिया कि अपने से ऊपर वाले की खुशामद करो और अफसरों को झुक कर सलाम करो तो सब कुछ पालोगे। मैं बता नहीं सकता कि हमारे हिंदुस्तानी लोग खसूसन फ़ौज में ओहदेदार और जमादार सूबेदार वगैरह अंग्रेज़ों की खुशामद किस कदर जलील तरीके से किया करते थे। तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ ने जहनी तौर पर बल्कि मैं तो कहूँगा कि रूहानी तौर पर हमें ग़ुलाम बना लिया था। एक दिन अचानक प्याम अजल आ गया। इसे मैं प्याम अजल ही कहूँगा। वो ये था कि हुक्म आया कि बटालियन फौरी तौर पर कलकत्ता पहुँचे। हम समझ गए कि हमें बर्मा फ्रंट पर भेजा जा रहा है। उस वक्त बर्मा का महाज बड़ा ही गर्म था। जापानियों ने पूरे बर्मा पर कब्जा कर लिया था और जापान के बमबार तैयारे कलकत्ता की बंदरगाह तक बमबारी कर रहे थे। बंगाल के बड़े बड़े ताजिर और सेठ वगैरह वहाँ से हिंदुस्तान की तरफ भाग गए थे। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी तारीख भी सुना दूँ। यही वो मोड़ था जहाँ से हिंदुस्तानियों में कुछ बेदारी पैदा हुई। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ था कि हिंदुस्तान के लीडरों ने अंग्रेज़ों की इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी की बातें शुरू कर दी थी। उस वक्त अंग्रेज़ों की हालत ये थी कि जापानियों ने आज के इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलाइशिया और बर्मा पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ों की फ़ौजें, जिनमें इंडियन आर्मी ख़ास तौर पर शामिल थी, बर्मा से बहुत ही बुरी हालत में पसपा हुई, बल्कि बेतरह भागी थी। सिंगापुर और मलाया में तो पूरी पलटनें उनके जर्नैलों समेत जंगी कैदी बन गई थी। ये मुमकिन ही नज़र नहीं आता था कि अंग्रेज़ जापानियों से हिंदुस्तान को बचा लेंगे। मैं आपको कुछ दिलचस्प बातें सुनाना चाहता हूँ। जापान ने जंग में जो कामयाबियाँ हासिल की थीं वो जासूसों की मदद के बगैर मुमकिन नहीं थी। बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के तमाम इलाकों में जापान के जासूस मौजूद थे, जो जंग के दौरान जासूस नहीं बने थे बल्कि बहुत अरसा पहले से वहाँ मौजूद थे। जापान की फ़ौजें जो बहरी जहाज़ों में आई थीं, उनकी रहनुमाई उनके जासूसों ने की थी जो जापानी नहीं बल्कि मुकामी लोग थे। उन जासूसों की बाज़ कार्रवाइयाँ अफसानवी सी लगती हैं, शायद कुछ उन्हें हकीकी तस्लीम ना करें, लेकिन हम फौजी अच्छी तरह जानते हैं कि ये बिल्कुल सच्ची थी। मसलन जापानी फौजियों ने फर्ज किया मलाया पर हमला किया और इसके साथ जापान के लड़ाका बमबार तैयारे आते तो जासूसों ने उनकी रहनुमाई इस तरह की कि आपने खेतों में देखा होगा कि एक मसनूई इंसान बनाकर खड़ा किया हुआ होता है। एक बांस ज़मीन में गाड़ा हुआ होता है और उसके ऊपर सलीब की तरह एक छोटा बांस बांधकर उस पर कमीज़ चढ़ा दी जाती है और ऊपर हांडी रख दी जाती है। कव्वे या दाने चुगने वाले परिंदे उसे इंसान समझते हैं और करीब नहीं आते। मलाया में ऐसे ही मसनूई इंसान खेतों में गाड़े हुए थे।
जापान के बमबार तैयारे आते थे तो उन मसनूई इंसानों में से एक या दो अपने एक तरफ के बाजू नीचे गिरा देते थे। एक एक बाजू बाहर यानी कंधे की लाइन में फैला हुआ होता था। बमबार पायलट उस बाजू को देखते और समझ जाते थे कि उनका टारगेट इस सिमत को है। ये इशारा देने वाले इंसान मसनूई नहीं होते थे, बल्कि ये असली इंसान थे जो जापानियों के जासूस थे। वो जापानी बमबार हवाबाजों की रहनुमाई इस तरीके से करते थे, किसी को उन पर शक नहीं होता था। हमें मालूम हुआ कि जापानी हवाबाजों और शायद उनकी फौज के लिए भी कुछ और इशारे भी मुकर्रर थे। मसलन उन इलाकों में केला, नारियल और पपीता ज्यादा होता था। किसी सड़क पर केले के दरख्त के पत्ते बिखरे हुए होते तो किसी को ख्याल नहीं आ सकता था कि उन पत्तों का इसके सिवा और कोई भी मतलब हो सकता है कि ये कोई फेंक गया है। ये जापानी फौज के बड़े अफसर जानते थे कि केले के उन बिखरे हुए पत्तों का मतलब क्या है। ये एक इशारा होता था कि यहाँ करीब ही कोई अहम फौजी ठिकाना है। आजकल जासूसी के लिए ऐसे साइंसी आलात बनाए जा चुके हैं कि जासूस अपने कमरे में बैठा समुंदर पार पैगाम भेज सकता है। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी और बरतानिया ने साइंसी तरीके इख्तियार किए थे। मसलन एक आम सी तहरीर का ख़त कोई आदमी अपने किसी दोस्त को लिखता है और यह ख़त टाइप किया हुआ है। उसमें जो फुल स्टॉप दिए गए होते उनमें पूरे पूरे पैगामात छुपे होते। जहाँ ये ख़त जाता वहाँ तमाम फुल स्टॉप इस तरह बड़े किए जाते जिस तरह कोई फ़ोटो स्टेट नेगेटिव से बड़ा यानी इनलार्ज किया जाता है। उसमें जासूस का पैगाम होता था। जापान ने उन इलाकों में जहां उसने कब्जा कर लिया था जासूस पहले से ही भेज दिए थे, लेकिन उसके पास अभी तक कोई साइंसी तरीका नहीं था। यही वजह थी कि उसके जासूस कुछ और ही किस्म के इशारे देते थे। अलबत्ता हिंदुस्तान में जापान के जो जासूस थे उनके तौर तरीके कुछ और थे। जासूसी और तखरीबकारी एक अलग मौजू है जिस पर मैं बहुत कुछ सुना सकता हूँ, लेकिन यह तहरीर बहुत लंबी हो जाएगी। मैं उतनी ही बात करूँगा कि जितनी आम सामई के लिए दिलचस्पी होगी। मैं चूँकि हवालदार क्लर्क था इसलिए मेरा राब्ता अफसरों के साथ रहता था। GHQ ने एक खुफिया पम्फलेट लिखा था जो सिर्फ अफसरों तक पहुंचाया गया था। उस पम्फलेट में वो सारे तरीके लिखे गए थे जो जापान के मुकामी एजेंटों और जासूसों ने सिंगापुर, मलेशिया और बर्मा में इस्तेमाल किए थे। ये बड़ा ही दिलचस्प पम्फलेट था। जापानियों ने एक और तरीका इख्तियार किया था जो जापान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद था। आपने अक्सर एक नाम सुना होगा, ये है इंडियन नेशनल आर्मी। ये इस तरह बनी थी कि कांग्रेस का एक बंगाली लीडर सुभाष चंद्र बोस बंगाल से फरार होकर जापान चला गया था। उसे दरअसल महात्मा गांधी और कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडरों ने इस पैगाम और प्लान के साथ भेजा था कि जापान हिंदुस्तान पर हमला करे तो कांग्रेस, जो खालिस्तान हिंदुओं की जमात थी, जापानी फौज की पूरी पूरी मदद और रहनुमाई करेगी। उस प्लान के मुताबिक जापान की हुकूमत ने यह कार्रवाई की कि उसने इंडियन आर्मी के अफसरों और सिपाहियों वगैरह की एक अलग फौज बना ली जिसे इंडियन नेशनल आर्मी का नाम दिया गया। ये हिंदुस्तानी अफसर और जवान जापान के पास मौजूद थे। उनकी तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में थी। ये वो जंगी कैदी थे जो सिंगापुर, मलेशिया और बर्मा से जापानी फ़ौज के हाथ लगे थे। यकीन करें कि जापानी फ़ौज ने हिंदुस्तानी फ़ौज की पूरी पूरी पलटनें पकड़ लीं और उनसे हथियार डलवा कर उन्हें जंगी कैदी बना लिया। मसलन मैं एक बटालियन को ज़ाती तौर पर जानता हूँ। ये थी 8वीं पंजाब रेजिमेंट की 1st बटालियन। उसे जापानियों ने एक राउंड भी फायर करने की मोहलत नहीं दी थी। पूरी की पूरी बटालियन से हथियार डलवा कर सारी नफरी को जंगी कैदी बनवा लिया। हमारे यहाँ यानी हिंदुस्तान में जो फौज थी उसमें एक मजाक मशहूर हो गया था कि अंग्रेज़ों ने इंडियन आर्मी की 2 पलटनें सिंगापुर और मलेशिया कुमक के तौर पर भेजी तो जापानियों ने अंग्रेज़ों को यह पैगाम भेजा कि आपकी दोनों पलटनें बखैर खूबी वसूल पाईं, आपका शुक्रिया। नक्शे में देखें जापान कितनी दूर मुल्क है। उसकी फ़ौजें आज के इंडोनेशिया के जज़ायर पर कब्जा करने के लिए आती हैं। जापानी हुकूमत को मालूम था कि ये अंग्रेज़ों की सल्तनत है और वहाँ फ़ौज मौजूद है। ये इलाके जो दरअसल छोटे बड़े हज़ार जजीरों का मजमुआ है, जापानी फ़ौज के लिए अजनबी इलाके थे। अगर ये एक ही मुल्क होता और ये सारी खुशकी होती तो और बात थी, लेकिन ये जजीरे ही जजीरे थे जिनमें जापानी अजनबी थे। लेकिन जापानी फ़ौजें इस तरह आईं और उन तमाम जजीरों पर इस तरह फैल गईं और अंग्रेज़ों की फ़ौज से हथियार डलवा कर काबिज़ हो गईं जैसे वो उन हज़ार छोटे बड़े जजीरों के एक एक इंच से वाकिफ़ थीं। मैं आपको हकीकत बता चुका हूँ। ये उन मुकामी लोगों का कमाल था जो जंग से बहुत अरसा पहले से जापान के जासूस बने हुए थे। उन्होंने जिस तरह जापानियों की रहनुमाई की वो मैंने मुख्तसरन बयान कर दी है। बात हो रही थी INA की। जापानियों ने जंगी कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। उनसे इतनी ज़्यादा मुशक्क़त ली जाती थी जो इंसानी जिस्म के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होती थी। खुराक इतनी कम और ऐसी ख़राब दी जाती थी कि कैदियों के जिस्म कमज़ोर होते गए। उनमें जो बीमार हो जाता या ज़्यादा मुशक्क़त और कम ग़िज़ा की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाता, उसे गोली मार दी जाती। यहाँ तक सुना था कि जापानी सिपाही
जंगी कैदियों को दरख्तों के साथ बांधकर या बांधे बगैर अपने सामने खड़ा करके उन पर संगीन बाजी की मशक किया करते थे। ये तो सब जानते हैं कि राइफल के आगे संगीन चढ़ी होती है। संगीन बाजी की एक अलग थलग ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें बोरियों में भूसा भरकर दुश्मन के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसे डमी कहते हैं। जापानी फौज जिंदा कैदियों को डमी के तौर पर इस्तेमाल करती। आप तस्वुर कर सकते हैं कि उन जिंदा फौजियों के जिस्म किस तरह छलनी होते होंगे, बल्कि किस तरह चीरे फाड़े जाते होंगे। जब हिंदू कांग्रेस के लीडर सुभाष चंद्र बोस ने जापान के बादशाह हिरोहितो के साथ मामला तय कर लिया और मलाया बर्मा वगैरह में इंडियन नेशनल आर्मी की बुनियाद रख दी, इंडियन आर्मी के जो हजार जंगी कैदी जापान के पास थे, उन्हें कहा गया कि इस तरह एक फौज खालिस्तान हिंदुस्तानियों की बनाई गई है और ये फौज हिंदुस्तान को आज़ाद करवाएगी और फिर अंग्रेज भाग जाएंगे और हिंदुस्तान पर हिंदुस्तानियों की अपनी हुकूमत होगी। जंगी कैदियों को उस फौज में शामिल होने के लिए कहने वालों में एक तो सुभाष चंद्र बोस था और उसके साथ हिंदुस्तानी फौज के एक हिंदुस्तानी ऑफिसर्स थे जो जंगी कैदी थे। जाहिर है कि इंडियन आर्मी के उन अफसरों और जवानों को सबज़बाग दिखाए गए थे और उन्हें सबसे बड़ी सहूलत तो ये नजर आई कि वो जंगी कैदी नहीं रहेंगे बल्कि एक फौज के बाकायदा फौजी बनकर जापानियों के मेहमान होंगे। जंग के बाद उस इंडियन नेशनल आर्मी के जो जवान मुझे मिले, उन्होंने बताया कि वो उस मुशक्कत और कम और नाकिस ग़िज़ा से बचने के लिए जो जंगी कैदियों की किस्मत में लिख दी गई थी, INA में शामिल हुए थे। INA के सिलसिले में 3 नाम बहुत मशहूर हुए थे। उनमें एक मुसलमान था, उसका नाम कैप्टन शाह नवाज था, एक हिंदू था और एक सिख। उन दोनों के नाम मुझे याद नहीं रहे और मुझे ये भी शक है कि तीसरा कैप्टन भी हिंदू था या सिख था। उन तीनों को INA में बड़े ओहदे दिए गए थे। उसका यानी उस फौज का कमांडर इन चीफ सुभाष चंद्र बोस था। मैंने बहुत बाद में अंग्रेजी की एक किताब देखी थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो थी। उसमें जर्नैली वर्दी पहनी हुई थी और उसके साथ 2 जवान और खूबसूरत हिंदू औरतें थीं। ये औरतें भी फौजी वर्दी में थीं। पता चला कि सुभाष चंद्र बोस खूबसूरत औरतों का रसिया था और उन 2 औरतों को हर जगह अपने साथ रखता था। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि वो मलाया, सिंगापुर वगैरह के इलाकों में ही रहता था जिस पर जापानियों का कब्जा था। बाद में ये इंकशाफ भी हुआ कि ये जो 3 कप्तान INA के कमांडर बनाए गए थे, वो जब इकट्ठे बैठते तो हिंदुस्तान को आपस में बांटते रहते थे। एक कहता था कि इतना मुल्क और फलां इलाके मेरे होंगे, दूसरे 2 अपने अपने इलाके अलग करते थे। उन्हें 100% यकीन था कि जापान की फौजी मदद से वो हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे और आपस में बांट लेंगे। तासुर ये दिया जाता था कि INA किसी एक मज़हब या कौम की फ़ौज नहीं बल्कि ये तमाम हिंदुस्तानियों की फ़ौज है और जब ये फ़ौज हिंदुस्तान को आज़ाद करवा लेगी तो हिंदुस्तानियों की हुकूमत होगी। ये हुकूमत ना हिंदुओं की होगी, ना सिखों और ना मुसलमानों की, बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी भाई भाई होंगे। हकीकत ये थी कि यह फ़ौज हिंदू कांग्रेस ने बनवाई थी और उसका मकसद सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ी राज से आज़ाद करवा के यहाँ हिंदू राज कायम किया जाए। ये कोई पेचीदा मसला नहीं था। इतनी सी बात तो हर कोई समझ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेसी लीडर था और उसे जापान भेजने वाले कांग्रेस के ही करता धरता लीडर थे। जंग खत्म होने के बाद ये तीनों कप्तान पकड़े गए थे और दिल्ली के लाल किले में उनका कोर्ट मार्शल हुआ था और उनका वकील पंडित जवाहरलाल नेहरू था जिसने तीनों को छुड़वा लिया था। सुभाष चंद्र बोस जंग के दौरान ही जापान में एक हवाई जहाज में सफर कर रहा था और हवाई जहाज एक अड्डे पर उतरते हुए क्रैश हो गया और सुभाष चंद्र बोस मारा गया। यहाँ मैं आपको एक और दिलचस्प बात भी बता दूं, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के सख्त खिलाफ था। हालांकि हिंदू गांधी को अपना रूहानी बात तस्लीम करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने एक किताब लिखी थी जिसमें उसने महात्मा गांधी के दोगलेपन और दीगर अय्यारियों को बेनकाब किया था। उसकी वजह यह बताई गई थी कि सुभाष चंद्र बोस खुद कांग्रेस का उतना बड़ा ही लीडर बनना चाहता था कि जितना बड़ा गांधी या पंडित नेहरू था। सामईन सोचते होंगे कि मैं अपनी कहानी से हटकर सियासी बातों पर आ गया हूँ। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मैं आपको एक बाब इस मुल्क की तारीख का सुना रहा हूँ जो हमारी इन नस्लों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने हिंदू को करीब से नहीं देखा और वो हिंदू को दोस्त समझते हैं और ये भी समझते हैं कि हिंदू इतना ही अच्छा और ख़ूबसूरत है जितना इंडिया की फिल्में और उसकी एक्टर्स खूबसूरत हैं। मैं आपको तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में ये बता रहा हूँ कि हिंदू लीडरों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाने के लिए क्या क्या जतन किए। उनमें INA एक बड़ा ही खौफनाक प्लान था। अगर जापान की फ़ौज हिंदुस्तान दाखिल हो जाती तो हिंदुस्तान पर हिंदुओं की हुकूमत होती और आज हम सब मुसलमान हिंदुओं के ग़ुलाम होते। हमारा मज़हब हिंदू का ग़ुलाम होता और यहाँ कोई मस्जिद सलामत ना होती। बर्मा पर जब जापान का कब्ज़ा हो गया तो सारे हिंदुस्तान में INA का इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ कि बच्चे बच्चे की ज़बान पर INA चढ़ गया। ये प्रोपेगेंडा ना रेडियो से हुआ था और ना ही अखबारों से।
ये ज़बानी प्रोपेगेंडा हुआ और प्रोपेगेंडा करने वाले जापान के जासूस थे जो ज़्यादातर हिंदू थे। फिर देखिए कि आईएनए या दूसरे अल्फाज में जापानियों के प्रोपेगेंडे के इंतजामात कितने मौसर थे। बर्मा पर जापानियों का कब्जा हो गया तो अंग्रेज़ों ने अमेरिका की फ़ौज की मदद से बर्मा पर जवाबी हमला किया। जंग में फतह या शिकस्त तो होती ही है। असल शिकस्त खुर्दा उसे कहते हैं जो शिकस्त को तस्लीम करके अलग बैठ जाए। हमने यानी हम पाकिस्तानियों ने मशरकी पाकिस्तान में क्या किया था? सियासत की बददियानती की वजह से हमें वहाँ शिकस्त का सामना हुआ, तो हमारी आने वाली हुकूमत में बजाय इसके कि फ़ौज की हौसला अफजाई करती कि फ़ौज अपनी शिकस्त का इंतकाम ले, ये किया कि घटिया प्रोपेगेंडे के ज़रिए फ़ौज को रुसवा कर दिया और इतनी बड़ी शिकस्त को जिसमें आधा मुल्क हाथ से निकल गया हज़म करके आपस में इक़्तिदार की जंग शुरू कर दी। अंग्रेज़ जिंदा कौन थी और जिंदा रहना चाहती थी, इसलिए उसने बर्मा से इंतहाई जलील पसपाई के बाद भी अपनी फ़ौजों में नई रूह फूंकी। उधर अमेरिका को साथ मिलाया और बर्मा पर जवाबी हमला कर दिया। ये जंग अजीम का बड़ा ही खून रेज महाज था। जाहिर है कि जापानियों ने बर्मा से पसपा नहीं होना था, लेकिन उधर अंग्रेज़ों ने अपनी पसपाई को फतह में बदलने का अज़म कर रखा था। इसलिए दोनों कौमों ने बर्मा में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौजी कुर्बान कर दिए। इधर ANI बन गई थी, उसके लिए मज़ीद नफरी की ज़रूरत थी। जापानियों ने मैदान जंग में यहाँ तक मालूम कर लिया कि महाज के किस हिस्से में इंडियन आर्मी की कौन कौन सी यूनिट लड़ रही है। ये भी जहन में रखें कि बर्मा का महाज मैदानी नहीं था, बल्कि वो सारा इलाका पहाड़ी और जंगलाती है। बड़ा ही दुश्वार गुजार इलाका है। एक एक टीकरी पर बड़ी ही खून रेज लड़ाइयाँ हुई। उन लड़ाइयों में से कुछ हमारे फौजी जापान के हाथ जंगी कैदी हो जाते थे। जापानी फौजी उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक करते थे, क्योंकि उन्होंने INA में शामिल करने के लिए तैयार करना होता था। उनसे पूछ लेते थे कि वो कौन सी यूनिट के हैं। फिर यूं होता कि जंग जारी है और जापानियों के मोर्चों से लाउड स्पीकरों से इस तरह आवाज़ें आ रही हैं कि कोई एक जवान बड़ी बुलंद आवाज़ से उधर की किसी यूनिट के जवान का नाम लेकर पुकार रहा है और उसे कह रहा है कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी छोड़ो और अपने मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए हमारी तरफ आ जाओ। मसलन ये यूं होता था, राजपूताना राइफल की A कंपनी के लांस नाइक मोहम्मद खान, अस्सलाम वालेकुम, मैं तुम्हारी कंपनी का सिपाही नूर अहमद बोल रहा हूँ। तुम मेरे घर आई हो, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी छोड़ो और पक्के मुसलमानों की तरह आज़ाद हो जाओ। फ़ौरन इधर हमारे पास पहुँच जाओ और देखो हम कितनी ऐश में हैं। तुम भी आओ और हम सब मिलजुल कर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाएं। मैंने ये मुख्तसर से अल्फाज बतौर नमूना पेश किए हैं। ये आवाज़ें रात को जब महाज पर ज़रा खामोशी होती थी बहुत आती थी। इन आवाज़ों का असर ये हुआ कि हमारी तरफ से जवान भागने लगे और उस तरफ पहुँच गए। यहाँ ये भी हुआ कि उस ज़माने की फ़ौज का सिपाही इतना बेदार मगज़ नहीं था कि आज़ादी और ग़ुलामी का फ़र्क समझ सकता। मसलन मेरा इलाका जो फ़ौजी इलाका कहलाता है, एक तरह का ग़ुलामों का इलाका था, क्योंकि लोग अंग्रेज़ों की इंडियन आर्मी में फ़ख्रिया अंदाज में भर्ती होते थे और तरक्की हासिल करने के लिए खुशामद को ज़रिया बनाते थे। खुशामद के अलावा अपनी जान को ख़तरे में डालकर बहादुरी के कारनामे भी कर दिखाते थे। उनमें से जो ओहदेदार या सिपाही उधर भाग कर चले गए वो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए नहीं गए थे। वो जाने बचाने या ज़ख्मी होकर हमेशा के लिए अपाहिज होने से बचने के लिए उधर चले गए थे। बर्मा की ज़मीन मैंने बयान की है, पहाड़ी और जंगलाती ज़मीन थी। ज़्यादातर मोर्चे टीकरियों पर और बुलंदियों पर थे। वहाँ से भाग निकलना कोई मुश्किल नहीं था। रात के अंधेरे में अपने मोर्चे से निकलकर टीकरी से उतर जाना या दरख्तों की ओट में गायब हो जाना बड़ा आसान था। इस तरह इंडियन आर्मी की जो यूनिटें वहाँ लड़ रही थी उनके सिपाहियों में से भगोड़ा होने की खबरें आने लगीं। जो यूनिटें अभी पीछे थी उन्हें इस किस्म के लेक्चर दिए जाते थे कि तुम लोग जब आगे जाओगे तो तुम्हें इस किस्म की आवाज़ें सुनाई देंगी। उन आवाज़ों की तरफ तवज्जो ना देना, ये जापानियों का धोखा है। वो हिंदुस्तान के जंगी कैदियों को मार डालने की धमकी देकर उन्हें कहते हैं कि अपनी अपनी यूनिट के दोस्तों को पुकारो और उन्हें कहो कि इधर आ जाएं। इस लेक्चर में हिंदुस्तानी फ़ौजियों को बताया जाता था कि जापानी इस तरह धोखे से तुम्हें बुलाते हैं और जो उनके मोर्चों में चला जाता है उसे मार कर उसका गोश्त खाते हैं, और अगर वो कैदियों को जिंदा रखें तो उनसे इतनी मुशक्क़त लेते हैं कि कैदी काम करते करते मर जाते हैं। कैदियों को 24 घंटों में सिर्फ एक बार एक रोटी देते हैं। मतलब यह था कि जापानी हमारे फ़ौजियों को सबज़बाग दिखाते और अपनी तरफ बड़े प्यार और एहतराम से बुलाते थे, और इधर अंग्रेज़ अपने फ़ौजियों को डराते थे कि उन्हें बड़ी ही खौफनाक बातें सुनाते थे। इसमें कोई शक नहीं कि जो हिंदुस्तानी फ़ौजी उधर चला जाता था उसे जापानी हाथों हाथ लेते और पूरी इज्जत से उसे पीछे उस जगह भेज देते जहां इंडियन आर्मी को तैयार और मुनज़्ज़म किया जा रहा था। उसमें ज़्यादातर हिंदू थे।